नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ए बी वाली लाइन से भी एंगल 45 बना रहा है और बी सी वाली लाइन से भी एंगल 45 बना रहा है। ए बी वाली लाइन 4 मीटर डिस्टेंस की है, बी सी वाली लाइन 3 मीटर डिस्टेंस की है और जो ए सी वाली लाइन है आपकी वो 5 मीटर डिस्टेंस की है। ठीक, वैसे तो डायग्राम में ऐसा दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ए सी लाइन पैरेलल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और एसी लाइन पैरेलल होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर नहीं है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है। तो ये एसी लाइन, ये डायग्राम ठीक नहीं है, ठीक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक, एसी लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल नहीं होंगे। अगर एसी लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पैरेलल होते तो सिंपली वी ए माइनस वी सी जो हम करते वो ई इंटू डी कर देते और डी जो है 5 मीटर डाल देते और वी ए माइनस वी सी का आंसर सी पार्ट बन जाता। ठीक, बट ये पैरेलल होंगे नहीं क्योंकि ये साइड्स बराबर नहीं है। जैसा इसमें जैसा दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि जैसे ये तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जैसा, जिसमें ये साइड और ये साइड बराबर हों और ये एंगल 45 ये एंगल 45 हो जाए, बट ये एंगल 45 होगा ही नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल 45 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कि ये वाला एंगल 45 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये आपकी 4 मीटर है और ये क्या आपका 3 मीटर है। तो डायग्राम जो है वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। तो अब करेंगे कैसे वो समझो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वी ए माइनस वी वी, ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और फिर निकालेंगे बी से सी का पोटेंशियल डिफरेंस और फिर जब उनको ऐड करेंगे तब ये बी बी कट जाएगा और वी ए माइनस बी सी आ जाएगा। ठीक, इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारी। तो जब हम वी ए माइनस वी वी करेंगे ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, तो फॉर्मूला हम ई इंटू डी लगाने वाले हैं। ठीक है, बट अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं उसमें 45 का एंगल है। तो ये आपका बनेगा ई डॉट डी एस कॉस 45 और इसको करेंगे हम इंटीग्रेट। ठीक, माइनस मैंने क्यों नहीं लगाया बाहर, वैसे फॉर्मूले में माइनस होता है, बट वो फॉर्मूले जो होता है उसमें लिखा होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, जबकि मैं लिख रहा हूँ वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, इसलिए मैंने वो माइनस कंज्यूम कर लिया। फिर से समझो, अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो टेक्निकली मुझे लिखना चाहिए वी वी माइनस वी ए और फिर लिखना चाहिए माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस और आपकी लिमिट्स। लेकिन मैं लिख रहा हूँ वी ए माइनस वी वी, इसलिए वहाँ पे मैं माइनस कंज्यूम कर लिया मैंने, सिर्फ इतना लिखा जाएगा। ठीक, और ये ए से हम कहाँ जा रहे हैं, ये हम जा रहे हैं बी। ठीक, प्लस अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे बी से सी। तो जब आप बी से सी जाओगे तो फिर से वही फॉर्मूला ई डॉट डी एस और ई डॉट डी एस बनेगा ई डी एस कॉस थीटा और यहाँ पे भी एंगल कितना 45। क्लियर? तो अब ये बन जाएगा आपका वी ए माइनस वी सी। अब इनको जोड़ दिया आपने, अब ये बन जाएगा वी ए माइनस वी सी। तो वी ए माइनस वी सी जो आंसर बनेगा आपका वो इनमें से कोई एक बन सकता है। इसमें तो वी सी सी 2 बार लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकली लग रहे हैं। वी सी सी 2 बार लिखने से कुछ नहीं होगा, वी सी एक ही बार लिखना पड़ेगा आपको, वी ए माइनस वी सी। बट इनमें माइनस लगे हुए हैं तो किसी एक आंसर में आपको क्या लगा लेना है, प्लस लगा लेना है। तो चलो मैं ए पार्ट में प्लस लगा लेता हूँ, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और ओरिजिन पे हमने एक इलेक्ट्रॉन को रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है ये, और इलेक्ट्रॉन को हमने ओरिजिन पे रखा है और बात चल रही है कि फोर्स कहाँ लगेगा इसमें। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स या माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप। सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं उसको। तो ये आ जाएगा माइनस, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 6x प्लस 4। लेकिन आप बात कर रहे हो ओरिजिन की, यानी x इक्वल टू 0 की, तो x इक्वल टू जब 0 डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा -4 आई कैप। और इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओरिजिन पे जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, बट आपने ओरिजिन पे रखा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ए पार्ट। Two particles of charge q1 and q2 are separated by a distance d as shown in a figure. The charge q1 is situated at the origin, then the net electric field due to the particle is 0 at x is equal to d by 4. With v is equal to 0 at infinity, location of the point in terms of d on the x-axis
अदर देन इन्फिनिटी एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द टू पार्टिकल इज जीरो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो है, वो d/4 पे जीरो। तो उससे हमें Q1 और Q2 के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और फिर हम ये देखेंगे पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया आपका Q1 और ये हो गया आपका Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस है d और d/4 पे यहाँ पे फील्ड ज़ीरो है। तो एक बात तो मुझे ये समझ में आती है कि Q1 अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 भी पॉजिटिव ही होगा, दोनों सेम नेचर के होंगे। क्यों, तभी उनके बीच में जो है फील्ड ज़ीरो हो सकता है। अगर Q1 कहेगा मेरा फील्ड इधर है, Q1 मान लिया मैंने पॉजिटिव है, तो Q2 को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो Q2 कहेगा मेरा फील्ड भी इधर है और हम दोनों के फील्ड आपस में एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, तो नेट फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इस पॉइंट पे नेट फील्ड जीरो होने के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी है कि दोनों अपोजिट नेचर के हों। अगर दोनों सेम नेचर के हों, अगर दोनों अपोजिट नेचर के हो जाएंगे, एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा, तो बीच वाले रीजन में कहीं भी फील्ड जीरो नहीं होगा। तो या तो दोनों पॉजिटिव ही होंगे या दोनों नेगेटिव ही होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, तो पूरी एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा ही नहीं जहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाए, एक्सेप्ट इन्फिनिटी। और इसी तरह से अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो पूरी एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल नेगेटिव ही रहेगा। कैंसिल होने के लिए तो एक चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, एक चार्ज नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अब सिंस दोनों ही पॉजिटिव हैं या फिर दोनों ही नेगेटिव हैं, तो या तो पोटेंशियल पॉजिटिव ही रहेगा या पोटेंशियल नेगेटिव ही रहेगा, जीरो नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर बनेगा अदर देन इन्फिनिटी देयर विल बी नो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच विल हैव जीरो पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, सब पे क्यू चार्ज है, अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव, और रेडियस 1 2 4 8 इस तरह से है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और पोटेंशियल पूछ रहे हैं सेंटर पे कितना होगा। तो सबका लिखते जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। मान लिया पहली रिंग पॉजिटिव है तो KQ/1, दूसरी रिंग नेगेटिव है तो माइनस KQ/2, तीसरी रिंग पॉजिटिव है तो प्लस KQ/4, चौथी रिंग नेगेटिव है माइनस KQ/8, और इस तरह से प्लस माइनस चलता चला जाएगा। तो भैया क्या आंसर आने वाला, तो KQ तो आ जाएगा कॉमन। अब आपको मिलेगा 1 -1/2 प्लस 1/4 -1/8, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अल्टरनेट प्लस है माइनस की, तो इसका जो इन्फिनाइट टर्म्स का सम होगा वो हो जाएगा A, ऊपर है A अपॉन 1 -R, R -½ है तो ये हो गया -½ तो ये बनेगा नीचे 3/2 तो 2/3 हो जाएगा, तो 2KQ/3 आंसर मिलेगा आपको। K की वैल्यू डाल देते हैं 1/4πε0, 1/4πε0 Q, तो ये 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो Q/6π तो आपको जो आंसर मिलेगा वो डी पार्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है तो पोटेंशियल और डिस्टेंस में रिलेशन क्या होगा। तो अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल का डेरिवेटिव होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है इसका मतलब ये होगा पोटेंशियल का डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, आर पे वेरी नहीं करेगा। सो आंसर विल बी डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये जो कर्व्स दिए हैं ये पोटेंशियल के कर्व्स दिए हैं, तो एक बात साफ समझ में आ रही है कि Q1 चार्ज पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव के आसपास पोटेंशियल पॉजिटिव है, और Q2 चार्ज नेगेटिव होगा क्योंकि Q2 के आसपास पोटेंशियल नेगेटिव है। लेकिन बड़ा कौन सा होगा, तो Q1 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, जैसे समझो आप, जैसे ये जो रीजन है, इस रीजन को अगर मैं पूछूं किसके पास है, तो आपका होगा Q2 के पास है, लेकिन Q2 के पास अगर पोटेंशियल पॉजिटिव हो रहा है तो Q1 डोमिनेट कर रहा होगा तभी तो हो रहा होगा, वरना Q2 तो चार्ज नेगेटिव था, उसके विसिनिटी में तो पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए और है भी। लेकिन ये वाला जो रीजन है ये भी तो Q2 के पास ही है और फिर भी पोटेंशियल पॉजिटिव हो जा रहा है, इसका मतलब इस रीजन में Q1 ने डोमिनेट कर दिया होगा, तो Q1 बढ़ा रहा होगा। तो Q1 पॉजिटिव होगा, Q2 नेगेटिव होगा और मैग्नीट्यूड में Q1 जो है वो बड़ा रहेगा।
तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, Q1 बड़ा है Q2 से। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, Q1 जो है वो पॉजिटिव है। ठीक। अब ए और बी के बारे में पूछ रहे हैं, ए और बी। तो ए और बी वो पॉइंट्स नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ए और बी वो पॉइंट्स है जहाँ पोटेंशियल जीरो है। और पोटेंशियल जीरो होने पे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स नहीं बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बनते हैं। तो सी तो गलत हो गया, कह रहे हैं ए और बी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो थर्ड वाला आपका गलत हो गया। अब डी में क्या कह रहे हैं, सी इज द पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सी जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ये। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्योंकि पोटेंशियल का डेरिवेटिव जो आप करोगे माइनस डेल वी बाई डेल आर, ठीक है, और पोटेंशियल की स्लोप वहाँ पे जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब बात यह है कि स्टेबल है कि वो पॉइंट अनस्टेबल है, तो ज़रा ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ये चार्ज था प्लस Q1, ये पॉजिटिव चार्ज है, Q2 आपका नेगेटिव है माइनस Q2, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे फील्ड जीरो है, सी पॉइंट की बात चल रही है। अब अगर मैंने कहा यहाँ मैंने एक प्लस चार्ज रखा तो ये स्टेबल है कि अनस्टेबल, तो इसको मैंने इधर खिसकाऊंगा तो ये माइनस अपनी तरफ खींच लेगा क्योंकि ये रीजन में माइनस डोमिनेटिंग है। ठीक, तो ये अनस्टेबल हो गया। अगर मैंने नेगेटिव चार्ज रखा, नेगेटिव 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 चार्ज रखा, ठीक, तो मैंने अगर इसको इधर खिसकाया तो रिपेल कर देगा माइनस Q2, लेकिन अगर उधर खिसकाया तो क्या होगा, तो इधर वाले रीजन में पॉजिटिव का डोमिनेटिंग है और पॉजिटिव पॉजिटिव पे अट्रैक्ट करेगा उसको। तो सी पॉइंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए तो अनस्टेबल था, एक बार फिर से बना लेते हैं। ये चार्ज था आपका प्लस Q1 और यहाँ चार्ज रखा है माइनस Q2, और इस पॉइंट पे बात चल रही है, यहाँ पे फील्ड जीरो है। इस पॉइंट के इधर एक बार समझ लेते हैं, इस पॉइंट के इधर किसका डोमिनेटिंग है, माइनस Q2 का डोमिनेटिंग है, और इस पॉइंट के इधर किसका डोमिनेटिंग है, तो प्लस Q1 का डोमिनेटिंग है। ठीक, इस तरह से। तो अगर जब मैंने इस पर पॉजिटिव चार्ज रखा था तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, नेगेटिव साइड में शिफ्ट किया, तो माइनस Q2 का डोमिनेटिंग है और माइनस Q2 इसको पढ़ के खींच लेगा अपने पास। ठीक, तो ये अनस्टेबल हो गया। लेकिन अगर यहीं मैंने माइनस चार्ज रखा होता, माइनस Q चार्ज, अब जरा सोचते हैं क्या होगा। ठीक, तो माइनस Q चार्ज अगर रखा होता तो मुझे लगता है कि कहीं स्टेबल इक्विलिब्रियम ना बन जाए माइनस Q के लिए। जब माइनस Q को आपने इधर शिफ्ट किया तो माइनस Q2 का डोमिनेटिंग है और माइनस Q2 रिपल्शन लगाएगा तो वापस भेज देगा वहाँ पे। ठीक, और अगर मैंने इसको माइनस Q को इधर शिफ्ट किया, राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो वहाँ पे प्लस Q1 का डोमिनेटिंग और प्लस Q1 उसको अट्रैक्ट करके वापस यहाँ भेज देगा। तो ये जो सी पॉइंट है ये स्टेबल भी है और अनस्टेबल भी है, डिपेंडिंग अपॉन आपका चार्ज कौन सा है। तो अगर आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये स्टेबल है। तो हम ऐसे साफ नहीं कह पाएंगे कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये चार्ज पर डिपेंडेंट होगा। तो अभी के लिए सिर्फ कौन से आंसर बनेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो 1 2 तो खाली दिया नहीं, तो 1 2 के साथ 4 ही अवेलेबल है, तो सी पार्ट आंसर मार देते हैं। In an electric field region, the electric potential varies along the x-axis as shown in the graph. The x component of the electric field in the region for an interval PQ and QR is marked in the graph. As marked in the graph in Newton per coulomb are respectively. तो PQ वाले रीजन में पूछ रहे हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और QR वाले में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा माइनस टाइम्स डेल dV बाई dr। ठीक, तो स्लोप लगा निकालनी है और उस पर माइनस लगा देना। तो जरा बताओ पहले पार्ट की स्लोप कितनी है, पी क्यू वाले पार्ट की स्लोप। स्लोप तो वहाँ खुद ही नेगेटिव नज़र आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा माइनस टाइम्स और स्लोप खुद ही नेगेटिव आ रही है। स्लोप जो मुझे समझ में आ रही है वो आ रही है 5/1, और वो खुद ही नेगेटिव है, तो टेन थीटा खुद ही नेगेटिव है। तो ये आ जाएगा 5 न्यूटन पर कूलम अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, प्लस आ रहा है आपका ये आंसर। आई कैप भी लगा सकते हो आप इसमें, एक्स कह के। क्यू आर में क्या होगा, तो क्यू आर में भी निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स इसकी भी स्लोप नेगेटिव है, तो इसका टेन थीटा अगर आप लिखोगे, टेन थीटा आ रहा है 10/0.5, तो ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 20। तो दोनों की जो दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही है,
लेकिन एक जगह है 5 न्यूटन पर कूलम और एक जगह है 20 न्यूटन पर कूलम, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में। डी पार्ट होना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा घटते हुए पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है। अब पी से क्यू में भी पोटेंशियल घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा, और क्यू से आर में भी पोटेंशियल घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा घटते हुए पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है, जिधर पोटेंशियल घट रहा होता है। तो एक्स एक्सिस में आगे की तरफ ही पोटेंशियल घट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दिया v इज इक्वल टू 2x² माइनस 3y, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई है, तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो x और y दोनों के फंक्शन है, 2x² माइनस 3y। तो यहाँ से अगर हम फील्ड निकालेंगे तो ये आपका बनेगा माइनस टाइम्स डेल v बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल v बाई डेल वाई जे कैप। तो ये आपका आ जाएगा माइनस, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 4x आई कैप एंड माइनस 3 जे कैप, ये आ जाएगा। अब जिस कोऑर्डिनेट पे आपको निकालना है वो 0 3 5 है, z कोऑर्डिनेट तो है नहीं, चाहिए ही नहीं हमको, हमें तो सिर्फ x और y चाहिए। तो x तो आपका 0 है, तो ये वाला टर्म तो हो गया 0, सिर्फ y है, बट y में हमें y चाहिए नहीं क्योंकि y वाला तो कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे आपसे पूछा गया वहाँ पे सिर्फ आएगा 3 जे कैप न्यूटन पर कूलम। सो योर आंसर इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिया है 2x आई कैप प्लस 4y जे कैप इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ए 1 माइक्रो कूलम चार्ज पार्टिकल इज मूव फ्रॉम ओरिजिन, और वो पार्टिकल ओरिजिन से 2,4 तक मूव कर रहा है, फर्स्ट अलोंग वाई एक्सिस देन अलोंग एक्स एक्सिस। तो वर्क डन पूछ रहे हैं कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया था इसमें, वो आपको दिया है 2x आई कैप प्लस 4y जे कैप इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, और चार्ज पार्टिकल जो है वो 1 माइक्रो कूलम का। तो अगर हमें फोर्स निकालना होगा तो क्यू ही कर देंगे, तो 10⁻⁻⁶ कूलम से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ से जो फोर्स मिल रहा है इस पर, तो जो फोर्स आपका आ जाएगा वो सिर्फ इतना आ जाएगा 2x आई कैप प्लस 4y जे कैप। अब फोर्स वेरिएबल है और वेरिएबल में वर्क डन इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता है। तो क्या हमें पाथ की रिक्वायरमेंट है कि पहले y के अलोंग मूव कराएं फिर x के अलोंग मूव कराएं, या इस केस में किसी भी पाथ से जाए वर्क डन सेम होगा? तो इस केस में किसी भी पाथ से जाए वर्क डन सेम होगा क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव है। अब कैसे पता लगा फोर्स कंजर्वेटिव है? तो जब वेरिएबल फोर्स होता है और उसमें i के साथ सिर्फ x का फंक्शन होता है और j के साथ सिर्फ y का फंक्शन होता है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो हमें ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस बात की जानने की कौन से रास्ते से जा रहा है, हमें बस इस बात की ज़रूरत है कि शुरुआत में वो ओरिजिन पे था, इनिशियल कोऑर्डिनेट ओरिजिन थे, और उसके फाइनल कोऑर्डिनेट 2,4 है, और हम डायरेक्ट वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, और लिमिट्स डाल देंगे, और डी एक्स तुम्हारा आ जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। वैसे तो डी जेड के कैप भी होता है, बट 3D में मोशन नहीं है तो सिर्फ 2 डायमेंशन यूज़ करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 2x डी एक्स प्लस ये आ जाएगा 4y डी वाई। तो अगर हम इंटीग्रेट करें 2x को, तो 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 प्लस 4y, y का हो जाएगा y²/2। तो ये आपका बनेगा x² प्लस 2y²। अब x में x की लिमिट डालेंगे, x की लिमिट 0 से 2 है और y की लिमिट 0 से 4 है, तो ये बनेगा आपका 4, और इधर आ जाएगा आपका 4 जा 16 और ये 32। तो आपका आंसर बना 36 जूल और प्लस 36 जूल। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड आउट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन शिफ्टिंग ए पॉइंट चार्ज 4√2/27 माइक्रो कूलम फ्रॉम पॉइंट P टू S। और डायपोल आपको यहाँ दिया हुआ है, ये डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, और P से S शिफ्ट करने पे वर्क डन आपसे पूछ रहे हैं कितना होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए डायपोल है, तो पहला जो पॉइंट है वो डायपोल से 45 डिग्री पे यहाँ है,
एंगल 45 डिग्री है, और ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट P का पोटेंशियल कितना होगा? तो डायपोल के दो कंपोनेंट तोड़ेंगे और ये एक्सिस के अलोंग है, तो पॉइंट P का जो पोटेंशियल हो जाएगा, जब हमने डायपोल के दो कंपोनेंट तोड़ लिए तो एक के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन बन गई, इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो होता है, सिर्फ एक्सियल वाले के लिए होगा। तो P पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही सबसे ज़रूरी बात है, और वो हो जाएगा आपका K P/r², और P की जगह पड़ेगा P/√2, और ये प्लस होगा। ठीक है, मैं यहाँ ध्यान से समझा देता हूँ आपको। अगर मान लिया ये डायपोल है, डायपोल मोमेंट P, और इसकी एक्सिस पे ही पोटेंशियल होता है, इक्वेटोरियल पे तो जीरो होता है, तो उसकी ही डायरेक्शन में अगर r डिस्टेंस पे आगे देखोगे पोटेंशियल तो हो जाएगा प्लस KP/r³। लेकिन उसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में देखोगे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल तो ये होगा माइनस KP/r³। क्लियर? तो अगर हम उसी डायरेक्शन में देखेंगे इधर, इस डायपोल P/√2 कंपोनेंट की वजह से 1 सेंटीमीटर पे कितना होगा, तो हो जाएगा प्लस KP/r², सॉरी r³ लिख दिया मैंने, गलत कर दिया, r²। पोटेंशियल में r² होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में r³ होता है। ठीक, r², जैसा कि यहाँ लिखा है r²। ठीक है, तो ये बन गया पॉइंट P का पोटेंशियल, r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। ठीक, अब Q का पोटेंशियल क्या होगा? तो Q जो पॉइंट है वो इस डायपोल से इस तरफ है 45 पे, इधर यहाँ है Q पॉइंट। तो इस डायपोल के दो कंपोनेंट तोड़ोगे तो एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा और एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा, और इसकी वजह से तो कोई फील्ड पोटेंशियल होगा नहीं, इस वाले कंपोनेंट की वजह से होगा। बट इसमें अगर आप देखो तो आपकी जो लोकेशन है वो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे Q पॉइंट का जो, या S नाम है इसका, S पॉइंट नाम देते हैं, तो जो S पॉइंट का पोटेंशियल होने वाला है वो प्लस नहीं होगा, वो माइनस होगा। तो माइनस P की जगह क्या लिखेंगे, P की जगह क्या लिखेंगे, P/√2, P cos 45 या P sin 45 अपॉन r²। अब यहाँ का जो r है वो 2 सेंटीमीटर है, तो मैं r' का स्क्वायर कह देता हूँ। अब करना क्या है आपको, वो ध्यान से समझ लो। आपको Vp फाइंड करना है और Vq फाइंड करना है, फॉर्मूला आपको दे ही रखा है। K की वैल्यू डालनी है इसमें, डायपोल मोमेंट की वैल्यू डालनी है और डिस्टेंस डालनी है। इसके लिए 1 सेंटीमीटर डालनी है और इसके लिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर डालनी है, मीटर में कन्वर्ट करके डालनी है। उसके बाद तो बस तुरंत हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं बचा। अब जो वर्क डन होगा P से Q शिफ्ट करने में, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, तो एक्सटर्नल का जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वो होता है जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज S माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज P। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट का जो आएगा उसके आगे माइनस लगा देना, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा ये। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आप सेटल करोगे तो आपको वर्क डन प्रॉपर मिल जाएगा। और 100/3 जूल उसका आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, फॉर 2 पॉइंट्स A एंड B इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ डेल्टा W इज द वर्क डन इन टेकिंग ए टेस्ट चार्ज Q' फ्रॉम A टू B। ठीक है, तो डेल्टा W जो वर्क डन आपका आएगा वो हो जाएगा Q' को मूव कराने का वर्क डन, एंड दैट इज Q' इंटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, B पॉइंट है वो, और माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। ये होगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग इट टेस्ट चार्ज Q' फ्रॉम A टू B। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू VV माइनस VA इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज मूव फ्रॉम A टू B। A से B ले जाने में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इसका मतलब V पोटेंशियल है, मैं U लिख लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, तो UB माइनस UA जो है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Q' को वहां से वहां मूव कराने में। ठीक, ठीक है, V नहीं, उसकी जगह हमने क्या लिख लिया, U लिख लिया, U। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले VV माइनस VA कितना हो जाएगा, तो VV माइनस VA इंटीग्रेशन होता है, और ये फाइनल माइनस इनिशियल लिखा है आपने, तो यहाँ पे आगे माइनस भी आएगा, तो पहला तो गलत हो गया, यहाँ माइनस भी आएगा आगे, तब बनेगी बात। ठीक, दूसरी बात कि वर्क डन किसके बराबर होगा, तो वर्क डन Q' इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। अब ये इक्वेशन तो सही दिख नहीं रही क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस Q' लिखा और इज इक्वल टू कर दिया, तो ये तो गलत हो गया फिर। और पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी में क्या कनेक्शन होता है, हाँ इसमें कुछ स्कोप दिख रहा है मुझे C पार्ट में। ठीक,
तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी होता है जिस जिस चार्ज को मूव करा रहे हो वो चार्ज इनटू उस पॉइंट का पोटेंशियल, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी चार्ज क्यू डैश इनटू उसी पॉइंट का पोटेंशियल। तो ये इसमें स्कोप दिख रहा है कि ये जो क्यू डैश इंटू वी वी माइनस वी आ जाएगा। ठीक है, तो ये है चेंज इन पोटेंशियल, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपका क्यू डैश, और ये है चेंज इन पोटेंशियल। तो यहाँ से एक रिलेशन सही लग रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू डैश जो आएगा वो चेंज इन पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा। तो जो आंसर मुझे ठीक लग रहा है वो सी पार्ट ठीक लग रहा है इन सब में। और अगर सी सही है तो आपका डी भी सही है, क्योंकि डेल्टा यू अपॉन क्यू डैश भी कह सकते हो। इसी तरह से जो वर्क डन का हमने फॉर्मूला लिखा था ऊपर, ये देखिए, तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन भी क्यू डैश कह सकते हैं। तो ये भी सही है फिर, तो सिर्फ सी ही क्यों सही मारना, डी भी सही मारेंगे, डी भी सही है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 पॉइंट चार्जेस हैं 1 कूलम 2 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर। The work required to move these charges to the corner of a small equilateral triangle of side 0.5 meter in two different ways, as shown in figure। ठीक है, 3 चार्जेस हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे रखे हैं और उनको हम थोड़ा मूव करा रहे हैं। इस तरह से पास लेके आ रहे हैं, पहले 1 मीटर के इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पे थे, अब आधा मीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे लेके आ रहे हैं। तो वर्क डन जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा कि आप कैसे मूव करा रहे हो, क्योंकि वर्क डन जो होगा इसमें, अगर हम इक्वेशन लिखें इसकी, तो वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो इसका मतलब आंसर बनेगा आपका सी पार्ट। किसी भी तरह से घुमा मूव कराओ आप, वर्क डन जो है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है, उसमें वर्क डन इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि किसको किस पाथ से आप मूव करा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एज पर दिस डायग्राम ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू is placed at origin. Work done is taking another point charge minus q from 0 to a to another point a to 0। ठीक है, 0 a से 0 ले जाने में वर्क डन पूछ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो जो चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, उसकी वजह से b पॉइंट का पोटेंशियल और a पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही होगा, क्योंकि वो इस चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे है। और अगर हम किसी एक दूसरे चार्ज को इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में मूव कराते हैं तो उसमें वर्क डन कितना आएगा आपका 0, क्योंकि जनरल कंसेप्ट ये होता है कि जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब सिंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल बराबर है तो ये सब कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक पार्टिकल है उसका चार्ज प्लस क्यू है और दूसरा पार्टिकल है उसका चार्ज प्लस 4 क्यू है। अब यहाँ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि ये एक स्मॉल क्यू लिखा है, एक कैपिटल क्यू लिखा है, ये दोनों एक ही जैसे होने चाहिए, यानी इसको भी आप स्मॉल क्यू ही करो। ठीक है, एक प्लस स्मॉल क्यू है और दूसरा प्लस 4 क्यू है, दोनों का मास सेम है और दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से ड्रॉप करा रहे हैं। तो जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस से ये ड्रॉप कर रहे हैं तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम ही, मतलब इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी आ जाएगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ए वाले पार्टिकल की, वो आ जाएगी क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, मान लिया डेल्टा वी से आप इनको ड्रॉप करा रहे हो। और जो बी की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 4q इंटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, जिससे आप इसको ड्रॉप करा रहे हो। क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो अगर आप देखोगे वी के अपॉन के बी, तो ये 1:4 आ रहा है। अब मास दोनों का सेम था, तो वेलोसिटी का जो रेशियो आएगा वी ए अपॉन वी वी, वेलोसिटी का, ठीक है, वेलोसिटी, पोटेंशियल नहीं, वेलोसिटी का जो रेशियो आएगा वो 1:2 आ जाएगा। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। Charge q is given a displacement a I cap plus b j cap in an electric field E1 I cap plus E2 j cap। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं वर्क डन कितना होगा। बहुत ही आसान है, जो फोर्स लगेगा वो आपका हो जाएगा q टाइम्स E1 I cap प्लस E2 j cap, ये फोर्स हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट है a I cap प्लस b j cap। तो जो वर्क डन आपका आ जाएगा वो एफ डॉट आर होगा। जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे एफ और आर का, तो ये आपका आ जाएगा क्यू ई वन ए प्लस क्यू ई टू बी।
ये आ जाएगा। तो आपका आंसर मिलेगा ए पार्ट। एक पार्टिकल है ए, उसका मास m है और चार्ज q है, मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड्स ए फिक्स पार्टिकल b विच हैज ए चार्ज अगेन q। द स्पीड ऑफ a इज v व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम b। द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल इज नॉट प्रोपोर्शनल टू। समझो क्या सिचुएशन। इसमें एक पार्टिकल है b, चार्ज q है, ये फिक्स है, प्लस मान लेते हैं, और जब a इससे बहुत ही ज़्यादा दूर था, इन्फिनाइट सेपरेशन पे था, तब इसकी स्पीड v थी, मास इसका m है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ रहे हैं, ये कितने पास आ सकता है। तो जब ये नियरेस्ट होगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी, और ये मिनिमम सेपरेशन होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन ये कहती है कि हाफ एम वी स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी के क्यू अपॉन आर मिनिमम। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, वो आपकी आ जाएगी के क्यू स्क्वायर 2k क्यू स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। तो अब ये देख लीजिए किस किस के प्रोपोर्शनल है। क्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, 1/v² के प्रोपोर्शनल है, 1/m के प्रोपोर्शनल है। तो ये पूछ रहे हैं इज नॉट प्रोपोर्शनल टू, आंसर क्या बन जाएगा इसका, सी पार्ट्स।